नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष पांडे। एग्ज़ाम हॉल में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करने जाएंगे 14 जुलाई के द हिंदू। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम करेंगे कंप्लीट एनालिसिस। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ आपको न सिर्फ द हिंदू एनालिसिस का पीडीएफ मिलेंगे बल्कि और भी करंट अफेयर्स के क्रिस्पी नोट्स मिलेंगे और स्टैटिक भी पोर्शन के भी नोट्स हम देना चालू करेंगे इसी पीडीएफ लिंक पे। आप इस लिंक को ज़रूर ज्वाइन करें दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 14 जुलाई के हिंदू एनालिसिस के साथ। दोस्तों, आपको पता है कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूएसए की यात्रा से लौटे हैं और अब वो पेरिस मतलब फ्रांस गए हुए हैं। वहाँ पे बहुत सारे डील्स और बहुत बहुत सारे डिफेंस बिजनेस डील्स फ्रांस से फाइनलाइज करने के लिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है 26 रफेल एम जेट्स की डील। 26 रफेल एम जेट्स क्या है दोस्तों? 26 रफेल एम जेट्स का मतलब है 26 रफेल मराइन जेट्स। मराइन जेट्स मतलब कि जो हमारी समुद्री जहाज है, जो हमारी समुद्री फाइटर जेट है आईएनएस विक्रांत, उसके ऊपर जो रफेल जेट्स होंगे वो टेक ऑफ करेंगे उससे और लैंडिंग करेंगे। तो समझ लीजिए दोस्तों कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में हमारी पावर कितनी बढ़ जाएगी जब हमारी आईएनएस विक्रांत पे रफेल जेट्स रहेंगे और वो वहाँ से टेक ऑफ कर पाएंगे और लैंडिंग कर पाएंगे। ये हमारी जो टू फ्रंट वॉर है चाइना और पाकिस्तान से, जो टू फ्रंट वॉर पे हम कभी भी आ सकते हैं, उसके लिए कितना हेल्पफुल होगा। और न सिर्फ दोस्तों रफेल जेट्स, स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी भी, मराइन सबमराइन भी हमारे पाइपलाइन में है। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस पे भी डील करने जाएंगे। और वहाँ का जो वहाँ का जो नेशनल डे होता है उस पे भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उसमें चीफ गेस्ट बनेंगे और हमारे इंडिया की कंटीजेंसी वहाँ पे भाग लेगी। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स हैं उनके यात्रा के। और पेरिस के बाद, फ्रांस के बाद वो यूएई जाएंगे, यूएई की यात्रा करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो लगातार जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उन कंट्रीज़ पे जा रहे हैं और हमारे लिए बढ़िया बढ़िया डील कर रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा हम रफेल के बारे में जान लेते हैं, रफेल क्या है, और इंडिया फ्रांस के रिलेशन के बारे में भी हम थोड़ा सा ग्लिम्स ले लेते हैं। तो दोस्तों रफेल क्या है? एक दोस्तों ये एक फ्रेंच ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो दसॉल्त एविएशन द्वारा बनाई गई है और इसको फ्रेंच एयरफोर्स और कैरियर बेस ऑपरेशन दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रेंच एयरफोर्स मतलब एयर कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए, और कैरियर बेस मतलब कि जो हमारी शिप्स हैं, जो फ्रिगेट हैं, जैसे आईएनएस विक्रांत है हमारे पास, उन पे भी जो मराइन फाइटर एयरक्राफ्ट के रोल में भी ये यूज़ होती है दोस्तों। और इंडिया जो है 59,000 करोड़ का डील इंडिया ने 2016 में किया था फ्रांस से 26 रफेल जेट्स लेने के लिए। और ये डील बेसिकली हुई थी दसॉल्त एविएशन के साथ। और हम जो एक्सरसाइजेस करते हैं, एयरफोर्स के एक्सरसाइजेस करते हैं, वो उसमें ये फाइनलाइज किया गया था कि जो रफेल जेट्स हैं वो इंडियन कंडीशंस के लिए, इंडिया का जो स्ट्रेट लोकेशन है और इंडिया का जो ट्विन फ्रंट वॉर है उसके लिए बेस्ट एयरक्राफ्ट है और इंडिया को ये परचेज करना चाहिए। दोस्तों न सिर्फ इंडिया, और भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रफेल जेट्स परचेज किए हैं दसॉल्त एविएशन से। और इस सीरीज़ में इंडिया 4th कंट्री है। और किस किस कंट्री ने दोस्तों लिए हैं? दोस्तों फ्रांस की तो ये है ही, फ्रांस के अलावा इजिप्ट और कतर, यहाँ भी जो आपके रफेल है वो ऑपरेशनल है। और इसी इसी ऑपरेशनल को, उसकी क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को देख के इंडिया ने रफेल जेट्स बाई करने का डिसीजन लिया। अब दोस्तों कुछ इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों इसमें एयर सुप्रीमेसी है, मतलब ये एयर का राजा है। अब हवा का राजा है ये। जब ये जिस एयर स्पेस में जाता है वहाँ और कोई भी विमान इसके सामने नहीं टिकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसे वेपन्स, बहुत सारे ऐसे टूल्स, टेक्निक्स, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो रफेल को अपने जनरेशन में सबसे सुपीरियर बनाता है। जैसे कि एयर सुप्रीमेसी, एक्ट ऑफ डिस्ट्रप्टिंग, एयर रिकॉग्निशंस, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शिप स्ट्राइक और न्यूक्लियर डिटरेंट मिशन। इन तरह के मिशंस पे ये जा सकता है और बहुत ही आराम से जो हमारे जो दुश्मन है उनके सेना में, उनके एयर स्पेस में घुस के वहाँ पे असॉल्ट कर सकता है दोस्तों। और अगर मान लीजिए कोई हमारे दुश्मन की फ्लीट आ रही है एयर स्पेस में,
तो उसको भी वो बहुत आराम से डिस्टर्ब कर सकता है और बहुत ही जल्दी वो जो राफेल के फ्लीट्स हैं वो रिकॉग्नाइज होके वो एनिमी पे असॉल्ट कर सकते हैं और इनका ग्राउंड सपोर्ट बहुत आसान है और ये इन डेप्थ स्ट्राइक कर सकते हैं। इन डेप्थ स्ट्राइक का क्या मतलब है कि डीप जा सकते हैं ये एनिमी टेरिटरी में और स्ट्राइक करके वापस आ सकते हैं, एनिमी की शिप्स को वो ख़त्म कर सकते हैं और अगर कोई न्यूक्लियर मिशन एनिमी ने लॉन्च किया है तो ये उसको फेल कर सकते हैं, ये उसको अगेंस्ट बहुत ही दक्षता से एक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है एयर सुप्रीमेसी राफेल की और इसमें वाइड रेंज ऑफ वेपन्स डाले जा सकते हैं, बहुत सारे वेपन्स डाले जा सकते हैं एक प्लेन में, जो कि एक बहुत ही घातक असॉल्ट दे सकता है हमारे एनिमीज़ को, जैसे कि मेटीरियल मिसाइल है, स्काल्प क्रूज मिसाइल है, MICA वेपन सिस्टम है। दोस्तों इन मिसाइल्स और वेपन सिस्टम पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि राफेल में ये सारे मिसाइल्स फिट किए जा सकते हैं। कौन कौन से दोस्तों? मेटीरियल मिसाइल, स्काल्प क्रूज मिसाइल्स और MICA वेपन सिस्टम। और दोस्तों ये एयर टू एयर टारगेट करने में बहुत ही माहिर है, 150 किलोमीटर अवे दूर से भी ये एयर टू एयर टारगेट कर सकता है और 300 किलोमीटर के डायमीटर में रेडियस में भी ये एयर टू एयर टारगेट कर सकता है और एनिमी टेरिटरी में घुस के भी वार कर सकता है। दोस्तों इसके फ्लाइट आवर दोस्तों 30,000 फ्लाइट आवर्स हैं, ऑपरेशन में 30,000 फ्लाइट आवर्स ये ऑपरेट कर सकता है। और दोस्तों आप इन स्पेसिफिकेशन समझ सकते हैं कि जो राफेल है वो हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए कितनी कारगर होगी और हमारे इंडियन एयरफोर्स की पावर कितनी बढ़ा देगी। अब दोस्तों हम कुछ इंडिया फ्रांस रिलेशन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हाँ, 1998 में जो हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट आया था वो ये दर्शाता है कि फ्रांस और इंडिया के व्यू जो इंटरनेशनल इश्यूज़ में है वो सेम है, वो कन्वर्ज करते हैं, वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। दोस्तों फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया के क्लेम परमानेंट मेंबरशिप के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में UNSC में इंडिया के परमानेंट मेंबरशिप के लिए जो क्लेम है उसको हमेशा सपोर्ट करती आई है। और प्लस फ्रांस एक ऐसा देश है जो भारत की जो इंडो पैसिफिक नीति है उसका हमेशा समर्थन करती आई है और फ्रांस की भी स्ट्रेटजी उसी से मिलती जुलती है। दोस्तों हमारे दोस्तों बहुत सारे डिफेंस और सिक्योरिटी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं, मिनिस्ट्री लेवल डायलॉग होते हैं और बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज में कौन कौन से एक्सरसाइज दोस्तों हम करते हैं फ्रांस के साथ? एक्सरसाइज शक्ति, एक्सरसाइज वरुण, एक्सरसाइज शक्ति आर्मी का है दोस्तों, एक्सरसाइज वरुण नेवी का है, एक्सरसाइज गरुण एयरफोर्स का है और IMEX 22 जो हमने अभी हाल ही में किया था दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों हम 36 राफेल फाइटर जेट्स फ्रांस से ले ही रहे हैं, ये तो आप सबको पता है। इसके अलावा हम प्रोजेक्ट 75 चला रहे हैं दोस्तों। प्रोजेक्ट 75 क्या है दोस्तों? इसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाई जाएंगी और वो किसके हेल्प से बनाया जाएगा दोस्तों? वो बनाया जाएगा फ्रांस के DCNS नेवल ग्रुप के हेल्प से, जो कि हमारे मैजगॉन डॉक को सहायता करेंगी ये 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाने के लिए और ये इफेक्टिव ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो ये राफेल की डील है इसके साथ साथ हम ये P-70 प्रोजेक्ट 75 के अंदर स्कॉर्पियन जो सबमरीन है 6 स्कॉर्पियन सबमरीन इसके लिए भी फ्रांस से डील कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा हमारी जो फ्रांस के साथ मित्रता है वो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म पे भी है। कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म जो UN में भारत के द्वारा भारत के अप्रोच के बाद पारित किया गया था, उसमें भी फ्रांस ने भारत की काफ़ी सहायता की थी। और पुलवामा अटैक 2019 के बाद दोस्तों फ्रांस ने हाफिज सईद को अपने नेशनली लिस्टेड पाकिस्तान बेस्ड ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल कर लिया था। उसके बाद उसने UN में भी फॉलो किया था कि हाफिज सईद को एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए। और फ्रांस ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स ब्लॉक किए हैं पाकिस्तान के, जिसमें पाकिस्तान इनोसेंट इंडियन सिटीजन को टेररिस्ट बताता रहता है और UN से सैंक्शन लेने की कोशिश करता है। जैसे हम लोग दोस्तों पाकिस्तान में हाफिज सईद और सलीमुल्लाह और भी बहुत सारे ऐसे जो टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ UN में सैंक्शंस चाहते हैं, जिसको चाइना ब्लॉक कर देता है। इसी तरह पाकिस्तान भी हमारे देश में इनोसेंट सिटीजन्स हैं उनको टेररिस्ट बताता है। तो मतलब ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान का दोहरा रवैया, लेकिन उसको फ्रांस बहुत ही इफेक्टिवली उसको वीटो कर देता है, क्योंकि फ्रांस दोस्तों UNSC का परमानेंट मेंबर है। UNSC के परमानेंट मेंबर कौन कौन से दोस्तों? ब्रिटेन, फ्रांस, USA, चाइना और रशिया, ये 5 कंट्रीज दोस्तों परमानेंट मेंबर है। और कोई एक अगर वीटो कर देता है तो जो भी वहाँ पे रेजोल्यूशन है वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसे रेजोल्यूशंस
जो चाइना ले आती है इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में, उसको फ्रांस ब्लॉक कर देता है। अब दोस्तों इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी फील्ड में भी फ्रांस और इंडिया का बहुत ही गहरा कॉपरेशन है। जैसे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो पेरिस समझौते के बाद इंडिया के द्वारा बनाया गया था, उसमें फ्रांस ने भी इफेक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस का जॉइंट कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क एक है, जो कि सोलर एनर्जी को टैप करने के लिए विश्व के सारे देशों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आ रहा है। और दोस्तों इंडिया जो है वो ITER का ही मेंबर है। दोस्तों ITER क्या है दोस्तों? ये एक फ्यूजन रिएक्टर एक्सपेरिमेंटल कंसोर्टियम है जो कैटरेज फ्रांस में लोकेटेड है। और इंडिया और फ्रांस दोनों ही, इंडिया अदर कंट्रीज़ के साथ इस रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर रहा है और इससे बहुत कुछ गेन कर रहा है दोस्तों। और दोस्तों फ्रांस ने इंडिया को हमेशा सपोर्ट किया है अलग अलग जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उसमें ज्वाइन करने के लिए। और इसी सपोर्ट की वजह से इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, वासेनार एग्रीमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का एक मेंबर बन सका फ्रांस के सपोर्ट की वजह से। ना सिर्फ फ्रांस, और भी कंट्रीज ने इंडिया को सपोर्ट किया था, लेकिन फ्रांस एक वोकल सपोर्टर रहा है इंडिया का हर इशू में दोस्तों। और दोस्तों अभी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी इंडिया के एंट्री की बात चल रही है, तो फ्रांस भी उसमें बहुत ही कट्टर और वोकल सपोर्टर है इंडिया का। इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल करने के लिए। दोस्तों ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के अगेंस्ट बनी थी, जो 1974 में इंडिया ने पोखरण में किया था। तो उसी के अगेंस्ट ये ग्रुप बनाई गई थी कि भैया नॉन प्रोलिफरेशन जो कंट्रीज होंगी उन्हीं को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलेगी फॉर सिविल यूज़। तो लेकिन आज इंडिया की इतनी धाक है दुनिया में कि दुनिया के जो मेन कंट्रीज है जिन्होंने इस ग्रुप को बनाया था, वही चाहते हैं कि इंडिया इसका मेंबर बने दोस्तों। चलिए दोस्तों अब इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करते हैं इंडिया और फ्रांस में। दोस्तों कम से कम 1000 फ्रेंच बिजनेस इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं और वो अलग अलग सेक्टर्स में ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे डिफेंस, IT सेक्टर, कंसल्टिंग सेक्टर, इंजीनियरिंग सर्विसेज, हैवी इंडस्ट्री वगैरह वगैरह दोस्तों। तो लगभग हर इंडस्ट्री में फ्रांस के जो बिज़नेस है वो इंडिया में है और लगभग 1000 ऐसे बिजनेस इंडिया में इस समय ऑपरेट कर रहे हैं दोस्तों। फ्रांस जो है इंडिया का 7th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है और जो क्यूमुलेटिव FDI जो इनफ्लो है फ्रांस से वो है $9 बिलियन। 2000 से लेकर 2020 मतलब 20 सालों में फ्रांस ने $9 बिलियन FDI इंडिया में इन्वेस्ट किया है, जो कि इंडिया के 2% ऑफ टोटल FDI इन्फ्लोज में से है। मतलब इन 20 सालों में 2% टोटल FDI इन्फ्लो फ्रांस से आया दोस्तों। और दोस्तों उसके अलावा 18वीं जॉइंट इकोनॉमिक कमेटी मीटिंग हुई थी 2020 में, जिसमें फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म साइन हुआ था। फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म किसके लिए दोस्तों? इन्वेस्टर्स के लिए। जो इन्वेस्टर फ्रांस से इंडिया में करना चाहते हैं या इंडिया से फ्रांस में करना चाहते हैं, उनके लिए एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिससे वो हैसल फ्री तरीके से अपने बिजनेस को इंडिया में इस्टेब्लिश कर सकें दोस्तों। 2022 में दोस्तों एक डेडिकेटेड डेस्क बनाया गया था फ्रांस में, जिसमें इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्टर क्वेरीज के लिए एक जगह बनाई गई थी, जिसमें अगर फ्रांस का कोई व्यक्ति इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए एक डेडिकेटेड डेस्क था इंडिया और फ्रांस में, ताकि वो अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सके और इंडिया में इफेक्टिवली अपना बिजनेस सेटअप कर सके दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इंडिया और फ्रांस के कल्चरल रिलेशन भी बहुत ही मजबूत हैं। फ्रांस इंडियन डियास्पोरा जो है फ्रांस में लगभग 5 लाख के करीब है दोस्तों। उसके अलावा 50 इंडियन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फ्रांस में हैं। मेनली वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से दोस्तों? पुडुचेरी से हैं, तमिलनाडु, गुजरात और पंजाब से हैं। कम से कम 10,000 स्टूडेंट्स हमारे हैं जो फ्रांस में पढ़ाई कर रहे हैं। और न सिर्फ स्टूडेंट, हमारे जो अलग अलग फील्ड के स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं वो भी फ्रांस में जाके अलग अलग फील्ड्स में पढ़ाई करते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों इंडिया और फ्रांस के बारे में, इंडिया फ्रांस के रिलेशन के बारे में, जो आपको याद रखना है, जो आपको एटलीस्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो डिफेंस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को के याद ही रखने हैं, ताकि आप एग्जाम में उसको लिख सकें अच्छे से दोस्तों। देखिए दोस्तों यमुना नदी इस समय न्यूज़ में है क्योंकि 40 साल का सबसे ही क्या कहते हैं भयावह बाढ़ इस समय दिल्ली में आया है। यमुना नदी अपने सारे जो रिकॉर्ड्स हैं पानी उसकी बढ़ने के उसको तोड़ चुकी है और अब वो शहर में घुस गई है। तो उसकी वजह से दिल्ली में एक बड़ा क्राइसिस चल रहा है। यमुना नदी में पानी क्यों बढ़ गया, इसके बारे में हम लोगों ने कल के द हिंदू में डिस्कशन किया था। आज हम थोड़ा यमुना रिवर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि चूँकि न्यूज़ में चल रहा है तो इस रिवर सिस्टम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यमुना कहाँ से ओरिजिनेट होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से।
जो कि साउथ वेस्टर्न स्लोप और बांडेर पुंछ पीक है मसूरी रेंज में, जो कि लोअर हिमालयाज का पार्ट है। तो लोअर हिमालयाज के मसूरी रेंज के बंडेर पुंछ पीक में एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से यमुना रिवर निकलती है। और ये कहाँ कहाँ से फ्लो करती है दोस्तों? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली में एंटर करती है और फिर गंगा जी से मिल जाती है कहाँ? प्रयागराज में। दोस्तों ये गंगा नदी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है और इसका टोटल लेंथ है अपने ओरिजिन से प्रयागराज तक 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर। और ये दोस्तों गंगा यमुना दो बनाती है, जो कि बहुत ही फर्टाइल अलुवियल ट्रैक है, जो कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेजर क्रॉप्स यहाँ ग्रो किए जाते हैं। इसकी एग्रीकल्चर इंटेंसिटी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। इसके किनारे मतलब यमुना जी के किनारे कौन कौन सी सिटीज़ हैं? तो ये वो हैं बागपत, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोज़ाबाद, इटावा, हमीरपुर और प्रयागराज। यहाँ इलाहाबाद लिखा है दोस्तों, खैर इसका नाम अब प्रयागराज हो गया। तो दोस्तों ये सिटीज़ भी आप याद रखिए, क्योंकि स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में और अब यूपीएससी में भी जो बैंक्स जो रिवर बैंक सिटीज़ हैं उनको पूछा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों ये एक बार हम मैप देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए यमुना फ्लो करती है दिल्ली, आगरा से होते हुए ये इलाहाबाद में आके ये गंगा नदी में मिल जाती है। प्लस इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज भी हैं और उन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं दोस्तों। इसके ट्रिब्यूटरीज हम एक बार देख लेते हैं। सबसे मेजर ट्रिब्यूटरीज दोस्तों है टोंस नदी, गिरी नदी, हिंडन नदी, चंबल नदी। देखिए दोस्तों चंबल नदी ये है, चंबल इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है दोस्तों। ये देखिए चंबल नदी इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी। और चंबल की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज? बानस नदी, कालसिन नदी, पार्वती नदी। फिर उसके बाद दोस्तों सिंध नदी है यमुना की ट्रिब्यूटरी। बेतवा नदी है यमुना की ट्रिब्यूटरी। बेतवा नदी का भी ट्रिब्यूटरी कौन है? दशन नदी। फिर केन नदी है यमुना की ट्रिब्यूटरी। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज आपको ध्यान में रखना है यमुना की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जीएसआई सर्वे ऑफ सियाचिन, पहली जीएसआई सर्वे ऑफ सियाचिन के बारे में यहाँ बात किया गया है, जो कि 1958 में हुआ था। तो दोस्तों इसमें ये बताया जा रहा है कि इस पूरे आर्टिकल में ये बताया गया है कि 1958 में जब जीएसआई सियाचिन पे सर्वे करने गई थी तो पाकिस्तान ने उसका विरोध नहीं किया था। तो उससे ये उस समय भी 1958 में भी ये क्लियर हो गया था कि जो सियाचिन का एरिया है वो इंडिया का है और इंडिया इस पर कंट्रोल करता है, इंडिया के कंट्रोल में है और पाकिस्तान उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं रखता है। तो यही इसी के बारे में पूरी जो स्टोरी एक तरह से है वो इस आर्टिकल में दी गई है। तो आज हम जीएसआई और सियाचिन के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। जीएसआई क्या है दोस्तों? जीएसआई को कहते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एक ये साइंटिफिक एजेंसी है दोस्तों और ये सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये सबसे पुरानी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। और सर्वे ऑफ इंडिया के एवज में ही इसको फाइंड किया गया था, जो कि 1767 में जिसको फाइंड किया गया था दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में और इसके 6 रीजनल ऑफिस हैं। कहाँ कहाँ? लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता में दोस्तों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस समय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ दोस्तों? 1852 तक जो जियोलॉजिकल सर्वे था वो एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल, पावर, स्टीम, ऑयल रिजर्व और ओर डिपॉजिट, मतलब यही सब एक्सप्लोर करता था, जो कि कॉमर्शियल यूज़ में जो भी मिनरल्स आ सकते हैं उन्हीं का एक्सप्लोरेशन करना था। लेकिन फिर सर थॉमस ओल्डहम आए और उन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे का जो एरिया ऑफ वर्क है, जो स्कोप है, वो बढ़ा दिया। और अब जियोलॉजिकल सर्वे क्या करने लगा? रॉक टाइप्स, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, रिलेटिव एजेस ऑफ डिफरेंट रॉक्स, इन सब चीज़ों पे भी एक्सप्लोरेशन करने लगा। अब देखिए दोस्तों 19th और 20th सेंचुरी में जो जीएसआई है उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया सिस्मोलॉजी में और बहुत ही सारे इंडियन जो अर्थक्वेक्स आए थे उनका स्टडी किया। और जो इंडियन सिस्मोलॉजी में जो इस समय हम इंडिया को 5 क्षेत्रों में बांटते हैं, 5 सिस्मिक जोन में जाते हैं, उसके इवोल्यूशन में जीएसआई ने बहुत ही मदद की दोस्तों। 2017 में जीएसआई ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया और वो फर्स्ट एवर एरियल सर्वे था मिनरल रॉक्स जीएसआई के द्वारा। मतलब भारत के जो मिनरल रॉक्स हैं उनका सबसे पहला एरियल सर्वे 2017 में जीएसआई ने स्टार्ट किया और उस एरियल सर्वे से 20 किलोमीटर डेप्थ तक भी रॉक्स के जो मिनरल कंपोजिशन है उसको जाने गए और उसके लिए बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी
यूज़ किया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2017 में दोस्तों। अब दोस्तों रोल क्या है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्या क्या काम करती है दोस्तों? ये जियोलॉजिकल सर्वेज करती है और इंडिया के जितने भी रॉक सिस्टम है उनको स्टडी करती है। ये इट इज़ प्राइम प्रोवाइडर ऑफ बेसिक अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड जनरल पब्लिक। दोस्तों गवर्नमेंट को, इंडस्ट्री को और जनरल पब्लिक को जो अर्थ साइंस का इंफॉर्मेशन है, अर्थ साइंस मतलब कि कौन से रॉक्स हैं, क्या कंपोजिशन है, रॉक्स का क्या कंपोजिशन है, उसमें कौन कौन से मिनरल फाउंड किए जाते हैं, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को देती है, जनरल पब्लिक को देती है और इंडस्ट्री को भी देती है, ताकि वो इफेक्टिव एक्सप्लोरेशन उस एरिया में कर सकें। देखिए दोस्तों, स्टील, कोल, मेटल और सीमेंट, पावर इंडस्ट्री और इंटरनेशनल जो जियो साइंटिफिक फोरम है उसमें जो जियोलॉजिकल सर्वे है ये एक ऑफिशियल पार्टनर है। तो दोस्तों ये जानकारी थी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। अब हम थोड़ा सियाचिन ग्लेशियर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों? ईस्ट ऑफ काराकोरम रेंज इन हिमालयस ये पाया जाता है और ये पॉइंट NJ9842, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, इसके नॉर्थ ईस्ट में है दोस्तों। और ये पॉइंट NJ9842 क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सियाचिन ग्लेशियर जो है बहुत ही ग्लेशिएटेड पोर्शन है काराकोरम रेंज का और इसको कभी कभी थर्ड पोल भी कहा जाता है दोस्तों। नॉर्थ पोल, साउथ पोल के बाद इसको थर्ड पोल कहा जाता है जो ट्रॉपिकल रीजन में है। ये जो ग्लेशियर है साल्टोरो रिज और मेन काराकोरम रेंज के बीच में है। साल्टोरो रिज के वेस्ट में और मेन काराकोरम के ईस्ट में। साल्टोरो रिज ये है, मान लीजिए, इसके ईस्ट में और इसके वेस्ट में दोस्तों, इसके वेस्ट में और काराकोरम रेंज के ईस्ट में। ये काराकोरम रेंज है, ये साल्टोरो है, इसके वेस्ट में और काराकोरम रेंज के ईस्ट में। अभी हम मैप देखेंगे दोस्तों तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है, ये दोस्तों ये है सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों, और इधर काराकोरम है, इधर साल्टोरो रिज है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, सॉरी, इधर काराकोरम है, इधर साल्टोरो रिज है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये साल्टोरो रिज के वेस्ट में है और काराकोरम रिज के ईस्ट में है दोस्तों। तो अब ये यहाँ एक पॉइंट है दोस्तों जिसे हम कहते हैं NJ9842। ये पॉइंट जो दोस्तों है, इस पॉइंट को हम कहते हैं NJ9842 दोस्तों। अब आपको बता दें कि NJ9842 वो पॉइंट है जहां इंडिया और पाकिस्तान का LOC ख़त्म होता है। जैसे ये LOC है पूरा और ये यहाँ पे जाके ख़त्म होता है, इसके आगे जो LOC है वो डिफाइंड नहीं है। तो इसीलिए ये जो हिस्सा है ये काफ़ी विवाद में रहता है और इस पर इंडिया का कब्जा है। अब दोस्तों इसका लेंथ देख लेते हैं। ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है दोस्तों काराकोरम रेंज में और वर्ल्ड में सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है नॉन पोलर एरिया में अगर देखा जाए तो, और इसकी लेंथ है 76 किलोमीटर। और दोस्तों इसमें मेजर पासेस कौन से हैं? सियाला, बीलाफोंड और ग्योंगला। दोस्तों इसमें नदी कौन सी बहती है दोस्तों? ये नूरबा रिवर को मतलब ये फीड करती है। ये मेन ग्लेशियर है जो नूरबा रिवर को फीड करती है लद्दाख रीजन में। और नूरबा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है दोस्तों? श्योक। और श्योक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है दोस्तों? इंडस। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, एक तरह से ये इंडस रिवर का मेन फीड है दोस्तों। ये ग्लेशियर से इंडस रिवर में पानी फीड होता है दोस्तों अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं दोस्तों। ये इंटायर जो सियाचिन ग्लेशियर है वो इंडिया के कंट्रोल में है 1984 से, और पाकिस्तान भी इस पर टेरिटोरियल क्लेम करता है। और साल्टोरो जो रिज है जिसकी हमने अभी बात की, साल्टोरो रिज के ईस्ट का साल्टोरो रिज के वेस्ट के कुछ रीजन को वो कंट्रोल करता है दोस्तों। ये जैसे आपका सियाचिन ग्लेशियर है, ये साल्टोरो रिज है, तो इसके वेस्ट को ये कुछ पोर्शन को कंट्रोल करता है दोस्तों। और जो दोस्तों हमने जो सियाचिन ग्लेशियर पे एरिया कब्जा किया हुआ है दोस्तों, उससे 30,000 फीट नीचे पाकिस्तानी पोस्ट है। तो मतलब दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो हम यहाँ इंडियन जो फ्लैग है वो ऊंचाई पे है और पाकिस्तानी नीचे है, तो हम एक 30,000 फीट, तो हम एक टैक्टिकल लोकेशन पे हैं जहाँ पे हमें फ़ायदा है, जहाँ पे हम पाकिस्तान की सारी मूवमेंट्स को देख सकते हैं और उनके किसी भी हरकत का जवाब दे सकते हैं दोस्तों। अब देखिए बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस पर सॉवरेंटी क्लेम करते हैं। पाकिस्तानी मैप जो थे वो 1970 और 1980 में जो डॉटेड लाइन है NJ9842 उसको अपना पार्ट बताते थे, जिसको इंडिया एक एरर कहती थी। और इंडिया जो है इसको शिमला एग्रीमेंट का वॉयलेशन बताती थी। शिमला एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि
जो NJ पॉइंट NJ9842 है, वहाँ तक इंडिया और पाकिस्तान का LOC है, लेकिन पाकिस्तान उसको मानने से मना करा था। 1984 में इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत, और उसमें उस ऑपरेशन से भारत ने सियाचिन ग्लेशियर को पूरा अपने कब्जे में ले लिया दोस्तों, इंक्लूडिंग इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो दोस्तों ये था सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। इसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने होंगे। अब दोस्तों इस खबर के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, जो यूरोपियन पार्लियामेंट है वो इंडिया से कह रहा है कि वो मणिपुर वॉयलेंस पे प्रॉम्प्टली एक्ट करे। तो अब आप देख सकते हैं कि यूरोपियन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट्स हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट्स हैं, वेस्ट की जितनी कंट्रीज़ हैं वो इंडिया, चाइना और जो साउथ की एशियन कंट्रीज़ हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनके अफेयर्स में कितना इंटरेस्टेड रहती हैं। जबकि वो ये भूल जाते हैं कि वहीं जो नीदरलैंड है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिज़ाइन कर दिया है माइग्रेंट्स के मुद्दे पे, उस पर ये पार्लियामेंट कुछ नहीं बोलती है। फिर अभी फ्रांस में इतने अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे वॉयलेंस हो रहा है, उस पर ये पार्लियामेंट कुछ नहीं बोलती है। लेकिन मणिपुर वॉयलेंस जिसको इफेक्टिवली भारत ने कंट्रोल कर लिया और इतने बड़े मुद्दे को हल की तरफ ले जा रही है, उस पर उनको बहुत चिंता हो रही है, इनको बहुत मिर्ची लग रही है, और ये बार बार कुछ ना कुछ स्टेटमेंट इस पर दे रहे हैं। तो दोस्तों ये आर्टिकल इसी के बारे में है कि यहाँ के जो पार्लियामेंट्रियंस हैं उन्होंने मणिपुर वॉयलेंस पे इंडिया को प्रॉम्प्टली एक्ट करने के लिए कहा है, जिसपे हमारे जो MEA के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कड़ा एतराज़ जताया है और अपना जो विरोध है वो यूरोपियन पार्लियामेंट से दर्ज किया है। दोस्तों अगली खबर पे आते हैं। दोस्तों देखिए, जो यूक्रेन वॉर है वो इंडिया के G2 प्रेसिडेंसी में प्रायोरिटी पे नहीं है। वो दोस्तों ऐसा क्यों है दोस्तों? इसमें मामला हम समझते हैं कि दोस्तों G2 का जो मीटिंग चल रहा है उसमें चाइना और रशिया भी पार्ट ले रहे हैं, और यूक्रेन मुद्दे को लेके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और रशिया है उसमें बहुत ही डिफरेंस है दोस्तों। पूरा मतलब एक तरह से देखा जाए तो वर्ल्ड इज़ ऑन अ वर्ज ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो इस केस में G20 की जो मीटिंग चल रही है उसमें पहली बार रशिया और वेस्ट कंट्रीज़ एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो अब इंडिया कोई भी जो, चूँकि इंडिया इसका होस्ट है, तो अब इंडिया कोई भी ऐसे मुद्दे पे डिस्कस नहीं करवाना चाहेगा जो रशिया और वेस्ट के बीच में रिफ्ट और बढ़ा दे और G20 जैसे फोरम को फेलियर बना दे। क्योंकि लास्ट में एक डॉक्यूमेंट रिलीज होता है जिसमें सारे ही देशों का कंसेंट रहता है कि हाँ वो डॉक्यूमेंट पे सब देश सहमति हैं, और वो कॉमन डॉक्यूमेंट होता है जो रिलीज़ किया जाता है, कॉमन स्टेटमेंट पढ़ा जाता है। तो वो तभी होता है जब उसमें लिस्टेड सारे मुद्दों पे सारी कंट्रीज जो हैं वो एकमत होती हैं। लेकिन अगर यूक्रेन का मुद्दा उस डॉक्यूमेंट में डाला जाता है दोस्तों, तो रशिया और चाइना जैसी कंट्रीज उस पर एकमत नहीं होंगी और वो डॉक्यूमेंट रिलीज़ नहीं होगा, जो इंडिया के लिए एक एम्बैरसमेंट हो सकता है, क्योंकि आज तक ऐसा G20 के मीटिंग में कभी नहीं हुआ। तो इसीलिए यूक्रेन वॉर को अब इंडिया प्रायोरिटी पे नहीं रख रही है। और भी जो मुद्दे हैं जैसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे मुद्दे रहेंगे जिस पे सब लोग एकमत है। लेकिन यूक्रेन वॉर दोस्तों इसमें प्रायोरिटी पे नहीं रहेगा। तो दोस्तों G20 के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। G20 के बारे में हमने पिछले वीडियोस में ही पढ़ा है, लेकिन फिर से एक बार आपको रिवाइज करा दें। ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जिसमें 19 कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन यूनियन है। कुल मिला के मतलब 20 मेंबर हो गए इसमें, और वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। G20 में जो G20 के कंट्रीज़ हैं उसमें इंडस्ट्रियलाइज कंट्री भी हैं और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ भी हैं, और ये 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, 85% ऑफ ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करता है, 80% ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और 75% ऑफ ग्लोबल कॉमर्स को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों ये कब बना था? 1999 में। 1990s के जो ईस्ट एशिया और साउथ एशिया की जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी उसके एवज में इसको G20 को 1999 में बनाया गया था, ताकि ऐसी क्राइसिस से निपटा जा सके और इसके लिए एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट किया जा सके। हालांकि उसके बावजूद भी 2008 की क्राइसिस आ गई, लेकिन फिर भी ये ग्रुप क्राइसिस अवॉइड करने के लिए इफेक्टिवली काम कर रही है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? इसका ऑब्जेक्टिव है पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन इट्स मेंबर। और क्यों, किस पॉलिसी में कोऑर्डिनेट करने के लिए मेंबर्स को कहती है? टू अचीव ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो ताकि ऐसे फ्यूचर में क्राइसिस ना आए, और सस्टेनेबल ग्रोथ हो। दोस्तों ये फाइनेंशियल रेगुलेशंस को प्रमोट करना चाहती है जिससे कि फाइनेंशियल क्राइसिस के रिस्क रिड्यूस हो और फ्यूचर में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं उनसे बचा जा सके। और ये एक नया इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बनाना चाहती है जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्क
ये सारे कम हो और जो मेंबर देश हैं उसमें फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आए और फिनेंशियल स्टेबिलिटी आए। दोस्तों आप देखिए प्रेसिडेंसी की बात करते हैं G20। दोस्तों हर साल G20 की प्रेसिडेंसी उसके मेंबर नेशंस में रोटेट होती रहती है, और जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है और जो प्रेसिडेंट पास्ट में था और जो अभी आगे आने वाले साल में फ्यूचर में प्रेसिडेंट होने वाला है, इन तीनों को मिला के हम ट्रायोका कहते हैं, ट्रायोका। और इस बार के ट्रायोका कौन है दोस्तों? पिछले साल 2022 में प्रेसिडेंसी थी इंडोनेशिया के पास, इस साल 2023 में प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास, और अगले साल प्रेसिडेंसी होगी ब्राज़ील के पास। तो दोस्तों इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील ये लोग मिला के इस बार ट्रायोका बना रहे हैं। तो ये दोस्तों एक फैक्ट है, ये आपको याद रखना है, और कि अगले साल कौन सी कंट्री जो है वो G20 को होस्ट करेगी। तो दोस्तों ये है ये था G20 के बारे में, जो हमने पहले भी कवर कर चुका है। अब देखिए दोस्तों, आज इंडिया के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है। आज हमारा इंडिया का तीसरा मून मिशन लॉन्च होगा। चंद्रयान 2 में दोस्तों हमारा 5% फेलियर हो गया, 95% वो सक्सेसफुल मिशन था, लेकिन 5% जो मेन मिशन था कि हमारा जो लैंडर और रोवर है वो मून पे लैंड करे, वो फेल हो गया था चंद्रयान 2 में। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों, लेकिन आज 2:35 पे इसको लॉन्च फिर से किया जाएगा चंद्रयान 3 को, और आज पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च होगा और इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा देश हो जाएगा जो मून पे अपने प्रेजेंस को दर्ज करने में सफल होगा। और वो 4 देश कौन से हैं दोस्तों? यूएस, रशिया, चाइना और चौथा आज इंडिया हो जाएगा दोस्तों। और चंद्रयान 3 के बारे में दोस्तों हमने पिछले वीडियोस में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि इसमें 3 मॉड्यूल्स होंगे, प्रपल्शन मॉड्यूल होगा, लैंडर और रोवर होगा। ये इन सारे मॉड्यूल्स का अलग अलग काम है दोस्तों। ये सारे मॉड्यूल्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मून को रीड करेंगे, वहाँ की सिस्मोलॉजी को पढ़ेंगे, वहाँ के मिनरल कंपोजिशन को पढ़ेंगे, वहाँ के एटमॉस्फेयर को पढ़ेंगे। तो इसके बारे में डिटेल में हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज इसको मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आज 2:35 पे चंद्रयान लिफ्ट करेगा। आप सब लोग देखिएगा दोस्तों, मैं भी देखूंगा। और आज का ये जो दिन है वो हिस्ट्री में रिमेम्बरेबल दिन बनने वाला है दोस्तों। कहाँ से लॉन्च करेगा? ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोस्तों ये लॉन्च करेगा। तो दोस्तों आज ये देखना होगा कि हमारा देश जो है आज इस मिशन को फाइनली सक्सेसफुल बनाने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल हमने दोस्तों नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में बात की थी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 अब पारित होने वाला है मॉनसून सेशन में। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या था? एनआरएफ क्या था दोस्तों? एनआरएफ एक ऐसी बॉडी है जो रिसर्च फील्ड में, R&D फील्ड में प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बूस्ट करेगी। और दोस्तों ये 50,000 करोड़ का फंड है इसके लिए दिया जाएगा, जिससे कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और जो रिसर्च लैबोरेटरीज़ हैं उनको फंड किया जा सके R&D को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें 10,000 करोड़ फंड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और 40,000 करोड़ का फंड ये प्राइवेट पार्टीज से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों अब इसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एंट्री हो गई है, और अब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कॉरपोरेट्स की तरफ देख रहा है कि वो CSR के अंतर्गत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को फंड करेंगे। तो दोस्तों CSR देख लेते हैं दोस्तों क्या है। दोस्तों CSR एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये माना गया है कि जो कॉरपोरेशंस हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेशन जो प्रॉफिट बनाते हैं, तो उनका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट बनाना नहीं है, उनका मोटिव हमारे देश की जो सोसाइटी है, हमारे देश का जो इन्वायरमेंट है, हमारे देश का जो इकोनॉमिक ऑर्डर है, उसके प्रति भी उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। तो कुछ कंट्रीब्यूशन उनको सोशल और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स पे भी करना होता है, इसीलिए CSR का कॉन्सेप्ट आया। दोस्तों जो हमारे देश में कंपनीज एक्ट 2013 है जो कॉरपोरेट्स को रेगुलेट करती है, वो पहली ऐसी एक्ट बन गई इंडिया वर्ल्ड में, और इंडिया पहला ऐसा कंट्री बन गया जो इस तरह का एक्ट ले आया कि उसमें CSR को मैंडेटरी एक्सपेंडिचर बताया गया कंपनीज के लिए, कॉरपोरेट्स के लिए। और सेक्शन 135(1) इस एक्ट का कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है, और उन कॉरपोरेट्स को आइडेंटिफाई करता है, उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करता है जो CSR पे पैसे खर्च करेंगे। और
इसने कुछ क्राइटेरिया रखा है कि कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो CSR में खर्चा करेंगी, कौन कौन सी कंपनीज के लिए CSR मैंडेटरी है। तो वो कंपनी है जिनका इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले साल की जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें नेट वर्थ या तो 500 करोड़ रहा हो, या तो उनकी टर्नओवर 1000 करोड़ रही हो, या तो उनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा रहा हो। तो ये कंट्रीज़ को CSR में कंट्रीब्यूशन देना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 में 3 फाइनेंशियल ईयर जो कंपनी तीन, पहले क्या था कि 3 फाइनेंशियल ईयर अगर कंपनी कंप्लीट किए तो ही CSR में वो एक्टिवली CSR में उसको कंट्रीब्यूशन करना है। लेकिन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में 3 फाइनेंशियल ईयर के पहले भी जो कंपनीज हैं उनके लिए भी इसको लागू किया गया है। और दोस्तों, अब कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड, क्या इसका एक्सपेंडिचर क्या है, कितना स्पेंड करना होगा दोस्तों। कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग 3 इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल, मतलब 3 साल की जो प्रॉफिट है उसका 2% इनको हर साल इस पर खर्चा करना होता है दोस्तों, ताकि जो हम इनका सोशल और इन्वायरमेंटल दायित्व है वो पूरा हो सके। और दोस्तों, ये कुछ भी नहीं ऐसे है कि कहीं भी खर्चा कर दिया और बता दिया ये CSR है। इसमें 17 एक्टिविटीज़ डिफाइन की गई हैं शेड्यूल 7 में इस एक्ट के, जो बताती हैं कि आपको इन्हीं 17 एक्टिविटीज़ पे CSR के पैसे खर्चे करने हैं। अब इसमें NRF एंगल भी आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों, ये था कुछ CSR के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो जर्मनी है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी को अपने एसेस कर रहा है चाइना के परिप्रेक्ष्य में। अभी हाल ही में जो जर्मनी है उसने एक स्ट्रेटजी रिलेटेड डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है। इस डॉक्यूमेंट में ये कहा जा रहा है कि ये चाइना के ऊपर अपना डिपेंडेंस अब जर्मनी कम करेगा। वो जो इकोनॉमिक रिस्क है और इकोनॉमिक डिपेंडेंस है चाइना पे, वो दोनों कम करेगा। और लेकिन चाइना के साथ वो क्लाइमेट चेंज और ट्रेड रिलेटेड मैटर में काम करता रहेगा। और जो ट्रेड बैलेंस है वो जर्मनी चाहेगा कि उसके फेवर में आए। तो आपको बता दें कि जर्मनी जो है वो EU की बिगेस्ट इकोनॉमी है, और यहाँ की पॉपुलेशन भी जो है यूरोपियन यूनियन में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, इसके बारे में ये न्यूज़ बता रहा है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, थाईलैंड के एक लीडर हैं पीता लिमजा रोनरात। इन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुए थे मई में, उसमें कोalition गवर्नमेंट इन्होंने लीड किया था। कोalition पार्टीज़ को इन्होंने लीड किया था, और यहाँ मई में इनकी जो कोalition पार्टी थी वो इलेक्शन जीत गई। लेकिन दोस्तों, इनको जब प्राइम मिनिस्टर और प्रीमियर बनने की बात आई तो ये 375 वोट कोalition में सिक्योर नहीं कर सके, और अब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, अभी जो थाईलैंड के जो लीडर हैं, जो प्रीमियर है, वो है चान ओ चा जो हैं वो 2014 से यहाँ के प्रीमियर है, और इनको आर्मी सपोर्ट करती है। तो इनके पिताजी के आने के परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा रहा था कि अब थाईलैंड में ट्रू डेमोक्रेसी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और वो 375 सांसदों का वोट नहीं हासिल कर सके, और वो प्राइम मिनिस्टर अब वहाँ के प्रीमियर अब वहाँ के नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक न्यूज़ थी जो थाईलैंड से आई है। थाईलैंड का कैपिटल क्या है दोस्तों? बैंकॉक है। ये एक आसियान का मेंबर है। और दोस्तों, एक ये साउथ चाइना सी विवाद में भी ये थाईलैंड एक पार्टनर है, जिसमें जो साउथ चाइना सी पे जिसके कुछ एरिया को चाइना क्लेम करता है। और आसियान का एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, जो आसियान में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है, और इंडिया से भी इसके ट्रेड रिलेशन इंडोनेशिया के थाईलैंड के बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो US चाइनीज़ ऑफिशियल हैं वो आसियान की मीटिंग में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, चाइना और US के बीच में बहुत सारे बैक चैनल टॉक चल रहे हैं, जो ट्रेड वॉर और जो उनके बीच में अभी जो हाल ही के टेंशन्स हुए हैं ताइवान और जो इंडो पैसिफिक को लेके उसके बीच में, तो बहुत सारे बात चल रहे हैं। और आसियान की मीटिंग में भी जो चाइनीज़ और US ऑफिशियल ने पार्टिसिपेट किया है, वो भी अब इसी मुद्दे में बातचीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं आसियान क्या है, और आसियान के सारे डिटेल्स के बारे में हम देख लेते हैं।
दोस्तों आसियान को कहते हैं हम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और वो 8 अगस्त 1967 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और आसियान को जिस डिक्लेरेशन के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था उसको कहते हैं हम बैंकॉक डिक्लेरेशन। और इसके उसके जो इसका जो मोटो है दोस्तों वो क्या है, वन विजन वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन है, इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं दोस्तों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और कंट्रीज में मेंबर कौन कौन सी है दोस्तों, ब्रूनी, वियतनाम, लाओ पीडीआर, म्यांमार, कंबोडिया। इन्होंने आसियान को इन कंट्रीज़ के बाद अलग अलग सालों में ज्वाइन किया है। और इसका सेक्रेटरीट कहाँ है दोस्तों, इंडोनेशिया में, जो इंडोनेशिया के जकार्ता में। दोस्तों इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एशियन का क्या सिग्निफिकेंस है वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल लेवल पे। दोस्तों ये थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है वर्ल्ड में, लार्जर देन EU और नॉर्थ अमेरिका से बड़ा है दोस्तों ये। इट इज़ 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, थर्ड इन एशिया। इसके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है दोस्तों चाइना से, जापान से, साउथ कोरिया से, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से। ये फोर्थ मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है ग्लोबली। और दोस्तों एशियन लेड फोरम कौन कौन से हैं, एशियन रीजनल फोरम है जिसमें 27 मेंबर हैं, 1993 में इसको बनाया गया था। एशियन +3 है दोस्तों जो कि 1997 में बनाया गया था, और इसमें कौन कौन है, एशियन के अलावा चाइना, जापान और साउथ कोरिया। ईस्ट एशिया समिट होता है दोस्तों जो 2005 में सबसे पहले हुआ था। ये सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी एशियन और उसके आसपास रीजन में डिस्कस करता है। और इसमें कौन कौन अटेंड करता है दोस्तों, आसियान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोरम है दोस्तों, इसके बारे में आप जानते रहिए, एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। दोस्तों इंडिया और एशियन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इंडिया और एशियन का मल्टी फेसेट रिलेशनशिप है। और 1999 में इंडिया जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था तो इंडिया और एशियन के रिलेशन और अच्छे होने चालू हो गए। पहले इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत एशियन को बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर मानती थी, फिर उसको इंडिया और एशियन रिलेशन में और भी स्ट्रेटजिक टाइज और बढ़ गए जब इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। इकोनॉमिक कॉपरेशन देख लेते हैं दोस्तों इंडिया और एशियन के बीच में। एशियन जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है दोस्तों। और इंडिया जो ट्रेड है एशियन से वो 6% है इंडिया ओवरऑल ट्रेड। तो दोस्तों अभी हमने देखा 2% फ्रांस से है दोस्तों, तो 6% ओवरऑल ट्रेड आसियन से है। इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है एशियन को 28%, जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट है वो आसियन कंट्रीज को जाता है। और इंडिया और आसियन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन है दोस्तों। आसियन इंडिया बिजनेस काउंसिल जो है वो 2003 में बनाया गया था, और वो इंडिया और आसियन के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको एक फोरम प्रदान करता है अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए। इंडिया के जो मेजर एक्सपोर्ट है आसियन के लिए वो हैं शिप्स, बोट्स, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स, मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल्स और मीट। और मेजर इंपोर्ट जो इंडिया करता है आसियन से वो है टेलीकॉम इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल्स, एनिमल वेजिटेबल ऑयल्स। दोस्तों इंडिया और आसियन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। वो कब हुआ था दोस्तों, वो 8 अक्टूबर 2003 को बाली इंडोनेशिया में साइन हुआ था। और इफेक्ट में कब आया दोस्तों, 1 जनवरी 2010 से। FTA जो है बहुत ही एक म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए बहुत ही इफेक्टिव कारगर साबित हुआ है दोस्तों, इफेक्टिव साबित हुआ है। और ये दोनों पार्टीज़ को इकोनॉमिक टाइज एक्सपेंड करने के लिए इसने जब से ये बना है तब से इसने बहुत मदद की है दोस्तों। इसी कंटेक्स्ट में एक दिल्ली डायलॉग होता है जो कि एक एनुअल ट्रैक 1.5 इवेंट है जो 2009 से चलता आ रहा है। और यहाँ पॉलिटिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इश्यूज जो है इंडिया के और एशियन के बीच में उसका डिस्कशन होता है। 9 एडिशन दिल्ली डायलॉग के हो चुके हैं दोस्तों, वो न्यू दिल्ली में होता है। और इससे ये दिल्ली डायलॉग की वजह से इंडिया और जो एशियन है वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक आई हैं हर एक मुद्दे पे, चाहे वो जियो पॉलिटिकल हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज पे हो, चाहे वो कोई भी ग्लोबल इशू पे कोई भी ग्लोबल इशू हो, उस पर इंडिया और एशियन दिल्ली डायलॉग की वजह से और नज़दीक आए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम गोल्ड इंपोर्ट से बात कर लेते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ कि इंडोनेशिया से अचानक गोल्ड इंपोर्ट का सर्ज हो गया। मतलब इंडोनेशिया से 3 to 4 टन्स गोल्ड एक महीने में इंपोर्ट हुआ इंडिया में। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे अलार्म रेज हो गया इंडिया में कि भैया इतना गोल्ड कहाँ से आ गया, इतना गोल्ड क्या कहाँ से इंपोर्ट करना शुरू कर दी इंडोनेशिया इंडिया को।
तो इंडिया ने फिर इसकी जांच की तो पता चला कि इंडोनेशिया से अभी हमने देखा कि हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो गोल्ड इंपोर्ट इंडोनेशिया से इंडिया में राउट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की वजह से हम ड्यूटी नहीं लगाते हैं। जो भी इंडोनेशिया से प्रोडक्ट आते हैं उसको ड्यूटी फ्री एंट्री देते हैं हम अपने देश में। तो गोल्ड भी ड्यूटी फ्री एंट्री लेने लगा। तो गोल्ड पे जब ड्यूटी नहीं लेने लगा तो जो भी गोल्ड के स्मगलर्स हैं, जो भी राउट कर रहे हैं, उनको फ़ायदा होने लगा। और यहाँ से जो इम्पोर्ट्स हैं वो 3 से 4 टन हो गए एक महीने में। तो इंडिया ने फिर अब क्या डिसाइड किया है कि इंडोनेशिया से जो भी गोल्ड आएगा उस पर ड्यूटी लगाएगी। देखिए दोस्तों, गोल्ड इंपोर्ट्स हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं। तो गोल्ड इंपोर्ट्स को कर्ब करने के लिए एक्साइज ड्यूटी लगाती है हमारा देश। जो भी कस्टम ड्यूटी लगाती है हमारा देश, जो भी बाहर से गोल्ड इंडिया में आते हैं, ताकि उनके प्राइस को चेक किया जाए, जिससे हमारा की जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम ड्रेन हो। तो इसी एवज में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से जो स्मगलर्स हैं या फिर जो भी थर्ड पार्टी के लोग हैं, उन्होंने इंडोनेशिया से गोल्ड को इंपोर्ट करना चालू कर दिया इंडिया में। और इंडिया ने उस पर अब ड्यूटी फ्री जो टैक्स स्ट्रक्चर था उसको हटा के उस पर कुछ ड्यूटी लगाना चालू किया, ताकि इंपोर्ट यहाँ से कम हो। थोड़ा गोल्ड इंपोर्ट के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। गोल्ड इंपोर्ट की क्या स्थिति है इंडिया में दोस्तों। देखिए, जो हमारा दोस्तों ट्रेड डेफिसिट है, उसमें गोल्ड का बहुत बड़ा हाथ है। और दोस्तों लास्ट ईयर जो हमारा ट्रेड डेफिसिट 192.41 बिलियन था, उसमें गोल्ड इंपोर्ट ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। और दोस्तों 2020-21 में भी हमारा ट्रेड डेफिसिट जो था वो 102.62 बिलियन था, उसमें भी गोल्ड इंपोर्ट का बहुत बड़ा हाथ था। और आरबीआई के हिसाब से दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर में इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जो था 2.7% ऑफ जीडीपी बढ़ गया गोल्ड इंपोर्ट की वजह से, जो कि वैल्यू में टर्म्स में देखा जाए तो $23 बिलियन है। अब दोस्तों गोल्ड इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकंड बिगेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है। और बिगेस्ट गोल्ड कंज्यूमर कौन है? एज यूजुअल दोस्तों चाइना। इंडिया में गोल्ड इतना ज़्यादा क्यों कंज्यूम किया जाता है दोस्तों? ज्वेलरी इंडस्ट्री की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ की महिलाएं ज्वेलरी पहनने में को अपना शान मानती हैं। और भले पैसे की कितनी भी किल्लत हो, लेकिन ज्वेलरी आपके हर घर में पाई जाएगी। तो इसके लिए गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है दोस्तों, और ये हमारे देश के फॉरेक्स रिजर्व पे बहुत बड़ा बोझ है। अब दोस्तों अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 के बीच में हमारे देश ने 842.28 टन गोल्ड इंपोर्ट किए दोस्तों। ये समझ सकते हैं आप कितना ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व का ड्रेन इससे हुआ होगा। दोस्तों हम लोग सिर्फ गोल्ड इंपोर्ट कंजम्पशन के लिए नहीं करते हैं, हम लोग उससे ज्वेल्स और जेम्स और ज्वेलरी बनाते हैं और उसको बहुत सारे बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं, जो कि 50% ग्रो किया है पिछले साल। और उससे हमें $39 बिलियन का रेवेन्यू भी हुआ है। तो दोस्तों ये तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ आप देख सकते हैं कि एक क्वार्टर में हमें 23 बिलियन का लॉस हो गया है। तो उसको फनल ऑफ करने के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना है। अब दोस्तों कंट्री जहाँ से हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, वो है स्विट्ज़रलैंड, यूएई, साउथ अमेरिका, पेरू और घाना। तो दोस्तों ये था गोल्ड इंपोर्ट का स्टेटस इंडिया में। और इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट जो है हमारे ट्रेड डेफिसिट को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाता है। और अभी इंडोनेशिया से जब हमारा गोल्ड इंपोर्ट बढ़ा तो इंडियन अथॉरिटीज़ अलार्म्ड हो गई, और अब वहाँ पे भी वो ड्यूटी लगाने जा रही है, ताकि गोल्ड इंपोर्ट्स को चेक किया जा सके। तो दोस्तों ये था आज का हमारा हिंदू एनालिसिस। कैसा लगा आपको दोस्तों? हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।